क्या लिखा था हमने? मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जरा दोबारा से समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब सुन लो एक मिनट, हमने अभी तक क्या माना था आइडियल गैस केटीजी के हिसाब से कि सारे मॉलिक्यूल्स वीआरएमएस से चल रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी? हाफ छोटा m इंटू वीआरएमएस का काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ छोटा m इंटू वीआरएमएस का स्क्वायर। और ये भी माना था कि वीआरएमएस के तीनों कंपोनेंट क्या हैं? बराबर हैं, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। अगर कोई भी गैसियस सिस्टम है टेम्परेचर T पे, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है। उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड 0 से लेकर के मैक्सिमम पॉसिबल हाई वैल्यू तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखा था हमने? दिखाना जरा, कुछ लिखा हुआ है? देखो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस एट टेम्परेचर T, ठीक है, m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n total number of molecules, ठीक है, m is molecular weight which is m into Na। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया हमारा, हाँ या ना? ठीक है, हमें कोई गैसियस सिस्टम दे दिया गया जिसका टेम्परेचर T है, उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m और मॉलिक्यूलर वेट कितना? कैपिटल M। अब वो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, speed of molecules vary from 0 meter per second to very high possible speed अभी पॉसिबल स्पीड ये नहीं कि 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाए, वो नहीं है पॉसिबल, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 3 इंटू 10 की पावर 6 भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। मतलब ऐसे समझे कि अगर मैं सेंटर के सारे बच्चों की मैराथन कराऊं 10 किलोमीटर की, तो कोई एक होगा जो जीतेगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो हिलेंगे ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल कम स्पीड वाले। तो इसका एक और मतलब भाई, हर लास्ट आने वाला भी एक ही होता है क्लास में, और क्या कहते हैं, फर्स्ट आने वाला भी एक ही होता है। टीएससी में देखो साला फर्स्ट बहुत आगे है, फिर बाद में बीच में पूरा का पूरा गायब है। ऐसी है, तेरे ज़्यादा नंबर हैं, बाकी सब गायब हो गए हैं। हाँ, मतलब 50 नंबर का गैप हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहानी है, मतलब वेरी हाई स्पीड वाले भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे और वेरी लो वाले भी बहुत कम होंगे, ठीक है। बीच वाली स्पीड्स वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, इसमें लिखो, मॉलिक्यूल्स having very high speed are very small in number, molecules having very high speed are very small in number, molecules जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वो बहुत कम है, molecules having very high speed are very small in number, as well as molecules having negligible speed are also very small in number, as well as molecules having negligible speed are also small in number। बात समझ में आ गई भाई कि बहुत ज़्यादा स्पीड वाले भी बहुत कम हैं और बहुत कम स्पीड वाले भी बहुत
कम है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो भाई क्या कहा गया हमें, अब क्योंकि एक दो मॉलिक्यूल तो है नहीं, कितने मॉलिक्यूल हैं, n है। अगर मैं 1 मोल गैस भी लूं तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6.023 × 10⁻23, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, इतनी बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि dn मॉलिक्यूल्स हैं having speed between v and v plus dv, ऐसा कह सकता हूं या नहीं। मतलब एक 4 लोगों का ग्रुप है, वो साथ में दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से, v और v प्लस dv से। अगले 10 लोगों का ग्रुप है, वो v डैश और v डैश प्लस dv डैश में घूम रहा है। ठीक, इतनी बात। ऐसे ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हो गए। ठीक, इतनी बात। अब अगर मैं ऐसा करूं कि dn अपॉन n, इट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between v and v plus dv। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अगर 100 लोग दौड़ रहे थे, उसमें से 4 की स्पीड v और v प्लस dv के बीच में है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई इन मॉलिक्यूल्स की, 4/100, हाँ या ना। अगर 10 लोगों की स्पीड v डैश और v डैश प्लस dv डैश के बीच में है, तो 10/100, हाँ या ना। तो दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन व्हाट, v एंड v प्लस dv। ठीक, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है हाई स्पीड के लिए, और यही प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लो स्पीड के लिए भी। इंटरमीडिएट स्पीड्स के लिए क्या है, ज्यादा है, हाँ या ना। मतलब प्रोबेबिलिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे, हाँ या ना। तो अब हमने क्या कहा, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज रेट ऑफ, रेट नहीं कहते एक्चुअल में, लेकिन कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। नहीं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेट नहीं लिखेंगे, रेट अच्छा वर्ड नहीं। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखो, लिख लो जरा। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, Maxwell's distribution law is variation of probability of molecules having speed between v and v plus dv, having speed between v and v plus dv with respect to speed of molecules, हाँ या ना। मतलब इसी प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन किसके साथ, मॉलिक्यूल्स की स्पीड के साथ। क्लियर इतनी बात। तो दैट function is represented by fv and it is 1/n dn by dv। ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन किसके साथ देखा, v के साथ। ठीक है, इतनी बात। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। ये फंक्शन बन गया। क्लियर है। अब इस फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे स्कोप के बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है। ठीक है, इतनी बात। अब ये fv आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये fv मैक्सवेल ने क्या दिया, fv इज इक्वल टू 4π mv स्क्वायर, 4π v स्क्वायर m, कुछ बड़ा सा फॉर्मूला आएगा। रुक जा मैं किताब में से देख लेता हूँ, गलत बोलने से। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। 4π v स्क्वायर m/2π RT
ये रिजल्ट है भाई, ठीक है, इतनी बात। मतलब इस तरीके से प्रोबेबिलिटी स्पीड के साथ क्या करती है, वेरी करती है। अब आप यहीं पर देख लो एक मिनट, एफ वी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किसके लिए, स्पीड कम के लिए। तो एक काम करो, स्पीड को 0 डालो, जरा देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे e की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ 0 आ गया, क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब 0 स्पीड से चलने वाला मॉलिक्यूल भी क्या होगा, एक भी नहीं होगा लगभग, हाँ या ना, क्योंकि हमने कहा था स्पीड टेम्परेचर टी पे है मॉलिक्यूल्स, तो कुछ तो स्पीड से चलेगा भाई। अगर मैं यहाँ रेस कराऊंगा, नरेश किस गालियां देके भगाएगा तो सही, कम से कम कुछ ना कुछ, और क्या, ठीक है। नहीं भागोगे तो चिल्लाएगा, अपने आप भागो, कुछ ना कुछ तो चलोगे, ठीक है, इतनी बात। तो क्या खेल है, अगर v 0 हो, मतलब क्या कहते हैं, हम v 0 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या बहुत ही कम है, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं कहूं कि v इन्फिनिटी है, ठीक है, इतनी बात, तो ये क्या हो गया, e की पावर क्या, माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर क्या आ गया, इन्फिनिटी, हाँ या ना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन क्या आएगा, इन्फिनिटी। अरे e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी करोगे, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी क्या आएगा, 0 के इक्विवेलेंट आएगा, बहुत कम आएगा। लिमिट पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, और वो इस केस में क्या आएगा, 0 के आसपास आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा स्पीड के लिए भी कम है, और बहुत कम स्पीड के लिए भी क्या है, कम है, क्लियर, इतनी बात। इंटरमीडिएट स्पीड्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्लियर है, नोट कर लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं, एफ वी वर्सेज वी, और ग्राफ प्लॉट करें ना भाई, कैपिटल एम तो क्या मॉलिक्यूलर वेट है, टी टेम्परेचर है, पता है हमें, बाकी सारी चीजें क्या फिक्स ही हैं, सिर्फ किसके साथ वेरी कर रहा है, वी के साथ। प्लॉट करें ग्राफ, इसको छोटा कर देते हैं, यहीं प्लॉट कर देते हैं। ऐसा आएगा कुछ ही, ठीक है, इतनी बात। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, प्लॉट करके देखना, ऐसे ही कुछ आएगा। देखो एफ वी की वैल्यू 0 आ रही है फॉर वी 0, एज वेल एज जब वी इन्फिनिटी हो रहा है तो भी किसको टेंड करने जा रहा है, 0, क्लियर, इतनी बात। अब ध्यान सुनना भाई, हो गया ये। अब इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। कुछ किताबों में ना बेटा ऐसा भी दे रखा है, एफ वी को उसने dn/dv भी कर रखा है कुछ बुक्स में, ठीक है, इतनी बात। तो हम यही करके चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी किताब में, फिजिक्स में तो ऐसे ही देता है। हो गया भाई, हाँ, एरिया बदल जाता है, यहाँ 1 आएगा और वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, वहां टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, बस, ठीक है, तुमने पढ़ा हुआ है इसका मतलब, ठीक ठाक। अब जरा देखो एक मिनट, ये आ गया। अब जरा देखो, अब अगर इस ग्राफ को देखें तो ये जो नीचे का एरिया है, ठीक है, इतनी बात, वो किसके बराबर है, एरिया, चलो ऐसे देखो, dn अपॉन n इज व्हाट, एफ वी इंटू डी वी, लिख सकता हूं कि नहीं, यहां से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, dn अपॉन n इज व्हाट, एफ वी डी वी, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब अगर मैं दोनों, n तो फिक्स है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, 1 अपॉन n इंटीग्रेशन dn, और इधर कितना, इंटीग्रेशन एफ वी डी वी। और एक बात बताओ, v की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के वेरी लार्ज वैल्यू इनफाइनाइट। एक बात बताओ, एफ वी डी वी का इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट, एरिया अंडर द कर्व, और dn अपॉन n, ठीक है, dn सम होकर के क्या आ जाएगा, n अपॉन n क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, 1 इज व्हाट, एरिया अंडर, और सारे मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो गया, dn अपॉन n, इट इज व्हाट, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल। अरे भाई अगर मैं कहूं 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात, और उन सारे की, मतलब नहीं, जितना भी सैंपल है उसका पूरे के पूरे का क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इतनी बात। अगर हेड और टेल दोनों आने की बात करूं सिक्के में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इतनी बात। अगर हेड की बात करूं तो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पूरी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, तो कितना आ गया, 1। तो एरिया अंडर
एफ वी वर्सेस वी कर्व क्या देता है आपको? 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो ये आपका एक काम तो ये हो गया। क्लियर है भाई? क्या चीज? स्पीड कहां से कहां तक वेरी कर रही है तू बता। सर आपने कहा था 3 × 10⁻⁸ तुझे अपर लिमिट पता है? नहीं पता ना, क्यों रो रहा है उसके लिए? क्या लिखूं उसके लिए? कोई रोक दूं कहीं पर? बता कहाँ रोकूं? सी पे रोक दूं? सी लगा दे तब भी यही आएगा। ठीक है, अब हो गया ये। एक काम कर, यहाँ पर ई वी की वैल्यू ना c² डाल, e⁻⁻c², ये भी इन्फिनिटी होगा, करके देख ले। अबे 10⁻16 e⁻, कितना होगा? कैलकुलेट करा इतना बड़ा नंबर कभी? फिर क्यों रो रहा है उसके लिए? अब देखो भाई, या यहाँ पर देख 10⁻16, यही बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमारे लिए कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, अब तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट? यूनिटी। ठीक है, इतनी बात। अब आ जाओ आगे। अब हमें क्या करना है? मैंने ये तो बोल दिया आपसे कि भाई हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड हो सकती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इन डीएन मॉलिक्यूल्स की स्पीड v और v प्लस dv के बीच में थी। इनकी भी सबकी सेम नहीं है, v और v प्लस dv के बीच में। जितना छोटा मैं इंटरवल रखूंगा ना, उतने ही मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे? प्रिसाइज आएंगे, मतलब करेक्ट आएंगे। अगर मैं इंटरवल बड़ा कर दूं, मैं बोलूं कि ये 20 लोगों का पॉकेट है और 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहे हैं, तो बेकार है। चला 10 वाला पता नहीं कहाँ होगा और 5 वाला पता नहीं कहाँ होगा, बहुत बड़ा अंतर आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो इंटरवल ऑफ स्पीड्स मस्ट बी व्हाट? वेरी वेरी स्मॉल। dv इज टेंडिंग टू व्हाट? 0। अब जरा देखो, मैंने क्या कहा? सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड लगभग क्या होती है? अलग अलग होती है, या कुछ की सेम होती है लेकिन कुछ की क्या होगी? अलग होगी। ये तो बात कह रहे हैं हम। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है, ठीक है, और मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, निकाल पाऊंगा मैं? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अगर एक मोल भी लें तो बड़ा खेल खराब हो जाएगा। इसको पकड़ा, हाफ m इंटू इसकी स्पीड का स्क्वायर, फिर हाफ m इंटू इसकी स्पीड का स्क्वायर, 6.023 × 10⁻23 बार ये अलग अलग ऐड करना बहुत ही बेकार सा काम होगा। उसी के लिए मैक्सवेल ने कहा भाई कि इस तरीके से वेरिएशन आता है। ठीक है, इतनी बात। अब फिर मैक्सवेल ने कहा कि कुछ स्पीड्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जैसे एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स, different important molecular speeds, different important molecular speeds। इनको डिराइव करेंगे भाई। ठीक है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स। सबसे पहले लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एक बात बताओ यार, अगर मैं इस कोने पे अगरबत्ती जलाऊं और वहां कोई कोने में बैठा हो, बहुत समय बाद उसके पास स्मेल जाती है शायद, हाँ या ना? एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट? 0। वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, तुम साला केमिस्ट्री में दोनों को सेम ही मान के चलते हो। वो एवरेज स्पीड होता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले वेलोसिटी और स्पीड नहीं जानते हैं, उनके लिए सब क्या होता है? सेम, इसलिए वो एक ही जैसा मान लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी का वेक्टर सम करके अपॉन क्या कर रहा हूं? n। ठीक है, इतनी बात। और सारे के सारे क्या थे? रैंडम मोशन में थे। आप एक बात बताओ, इस कमरे में जो गैस है, ठीक है, इतनी बात, क्या इधर डेंसिटी ज्यादा है और उधर कम है? ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे इमेजिनरी सा प्लेन मानूं, तो अगर 20 मॉलिक्यूल उधर गए इस इंस्टेंट पे, तो 20 उधर से भी इधर आ रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी इज व्हाट? 0। हाँ या ना? और अगर ऐसा होता कि एक साइड कम होती एक साइड ज्यादा, तो उधर वाले जिंदा रहते, इधर वाले क्या कर जाते? मर जाते भाई। हाँ या ना? तो खेल क्या है? लिखो जरा, लिखो, सिंस गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और वैसे भी देखो वेक्टर से याद करो, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, इतनी बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और उनके बीच में सक्सेसिव के बीच में एंगल कितना आएगा? 2π/∞, मतलब बहुत छोटे छोटे एंगल आएंगे, और उनका सबका सम करोगे तो ओवरऑल वेक्टर सम क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो वही खेल यहां पर भी कुछ हो रहा है। क्या लिखा हमने? सिंस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस, हाँ, मॉलिक्यूल्स इज 0। सही।
एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज 0। ठीक है भाई। अब आते हैं, लिखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब आपने क्या पढ़ा एवरेज स्पीड में? चलो पहले तो एक काम करें, एफ वी लिख लेते हैं पूरा। एफ वी क्या होता है? 1/n dn by dv एंड इट इज 4 pi v square m upon 2 pi RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस, मुझे एक बार में याद हो गया, तुम्हें याद नहीं है, ठीक है इतनी बात। अब ये कहानी है। अब देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं? एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है इतनी बात। खोल दे भाई दरवाजा, नहीं तो मर जाएगी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, मतलब कुछ ना करा जीवन में, है ना, थोड़ा कष्ट झेलना चाहिए, चिंता ना करा। अब देख, मतलब कहीं मुझे को बंद करके चला गया, मैं क्या करूं? चलो अब देखो भाई, एफ वी आ गया, ठीक है इतनी बात। अब ध्यान सुनना, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का सम अपॉन n, यही है ना, ठीक है। तो मतलब स्केलर सम हो रहा है सबका, तो वी एवरेज चाहोगे भाई तो डिराइव कर दूंगा, नहीं चाहोगे तो नहीं करूंगा। ऐसा कुछ है, हाँ या ना? अब एक चीज और देखो मैडम, मैं क्लास में हूँ अभी ना, मैं आपको 6:30 बजे कॉल करता हूँ। अब देखो भाई, अब अपन के पास क्या है? अब ये तो आपने केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, लेकिन एक काम करते हैं, देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, n बहुत बड़ा नंबर है, मतलब अगर 1 मोल की बात करें तो 10 की पावर 23 ऑर्डर का है। तो हमने क्या देखा था कि ये 6 लोग v स्पीड से ही चल रहे थे, तो v प्लस v प्लस v कितनी बार? 6 बार, हाँ या ना? तो dn1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v1 और v1 प्लस dv1 के बीच में है, तो इनकी स्पीड हम लगभग क्या मान सकते हैं? v1 मान सकते हैं, ठीक है। dn2 ऐसे थे जिनकी स्पीड क्या थी? v2। dn3 ऐसे थे जिनकी स्पीड क्या थी? v3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? या तो मैं v1 को dn बार ऐड करूं, dn मान लो 6 है, तो 6 बार v1 को ऐड करूंगा, या मैं क्या करूं? 6 इंटू v1 कर दूं, तो दैट इज बेटर। मैं ऐसे लिख दूं v1 dn1 प्लस v2 dn2 प्लस डैश 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 अपॉन व्हाट? n। अरे यस और नो, हाँ या ना? यही करोगे ना? अरे जो सेम से चल रहे थे उनको या तो उतनी बार ऐड करो भाई, ऐसा थोड़ी था कि सारे अलग अलग ही चल रहे हैं, कुछ की सेम भी थी, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं समीशन वी आई डी एन आई अपॉन व्हाट? n लिख सकते हैं भाई, एंड दिस समीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इंटीग्रेशन। तो वी एवरेज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन v dn अपॉन व्हाट? n लिख सकते हैं भाई, और लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां देखो, एक मिनट, एक बवाल और देखो, dn कैन बी रिटन एज nfv dv, nfv dv और नॉट, तो n तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, n से n कट जाएगा, तो बचा क्या अंदर इंटीग्रेशन के? इंटीग्रेशन fv इंटू व्हाट? dv फ्रॉम, ये क्या हो गया? इंटू वी भी तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो गड़बड़ क्या हो रही है, रुको, इस वी को भूल गए। देखो इंटीग्रेशन, ये वी तो है ही, एन एफ वी इंटू वट? डी वी अपॉन एन। यह आया कि नहीं आया? एन से एन कट गया, हाँ या ना? अरे कट गया कि नहीं? एक यहां बैठता था वो निकम्मा, कहाँ गया आज? अंश टाइप, ये हो गया, हाँ या ना?
क्लियर है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट किस पे डालनी है? v पे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब चाहते हो तो मैं इंटीग्रेट कर दूं भाई? शाबाश, करवा ले भाई। तो v एवरेज क्या आ गया? इंटीग्रेशन v एफ वी डी वी 0 टू इंफिनिटी। पक्का ठीक है? हाँ या ना? अब इसको खेलना है यार, है ना। अब इंटीग्रेशन कितने लोगों को आती है? मैं करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, करूं भाई इसे इंटीग्रेट, आ जाएगा आंसर अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई है। ठीक है, देखते हैं। बातें नहीं ये हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो, v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी v 4 पाई v स्क्वायर, हाँ या ना, m अपॉन 2 पाई r t की पावर 3/2 e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2r t इंटू वट dv। ऐसा है या नहीं है? जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर उठा सकते हैं, ठीक है। तो v एवरेज इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हाँ या ना, m अपॉन 2 पाई r t की पावर 3/2, ये ड्रामा भी कांस्टेंट है। अंदर बचा क्या हमारे पास? v क्यूब e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2r t इंटू वट dv 0 टू वट इंफिनिटी, ये बचा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब एक फंक्शन तो ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हम एक रूल लगाते हैं आइलेट, जो मैथ्स वाले 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात, आइलेट बता रहा हूं, ठीक है। आइलेट का मतलब क्या होता है? देखो रूल बता देते हैं। ये क्या हो गया? जरूरत नहीं थी, फालतू तुम करवा रहे हो, ठीक है। हाईलाइट क्या होता है? दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वाला। एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, खुला रहने दो उसे। टी का मतलब सफोकेशन हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ भी साइन आ रहा है, उसका सर्विस करवानी है उसकी। टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में, मतलब दो फंक्शन है, इसी ऑर्डर में आपने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। मतलब ये अगर इनवर्स है तो उसको फर्स्ट लेना है, लॉग लेना है तो उसको फर्स्ट लेना है, मतलब इस ऑर्डर में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो एलजेब्रा इज व्हाट? फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज व्हाट? सेकंड फंक्शन। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब आइलेट के लिए रूल क्या है? अबे मत डिराइव करियो, तू क्यों परेशान है? पारस चावला कह रहा आप क्यों करा रहे हो, ठीक है। तो मत कर डिराइव, कोई पूछेगा ही नहीं तुझसे। गर्मी हो रही पता नहीं क्यों। रिमोट ना इनके कहाँ पड़े हैं? अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, ये आ गया। अब इनमें रूल क्या है? फर्स्ट और सेकंड आपने डिसाइड कर लिया, पहले से कर लेते हैं। अगर मुझे करना इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ऐसा है, तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस होल का क्या? इंटीग्रेशन। ये रूल होता है, ठीक है। इतनी बात, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर लिया, सेकंड को इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन होल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का भी क्या? इंटीग्रेशन। क्लियर है? डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में लेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। अब किससे किससे किससे, तब भी वही बनेगा। अगर तू v स्क्वायर को कुछ मान लेता है तो भी यहाँ एलजेब्रा बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल। तो क्यों फालतू पचड़े में पड़ रहा है? माइनस है माइनस, अरे ये तो इक्वल है लड़की, ये बीच में माइनस है।
अभी भी सोच लो। कर देते हैं, गायब करूं से। रूल तो लिख लिया आपने, अब जरा देखो वी एवरेज, बेटा बातें नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2RT, ठीक है इतनी बात। हम एक काम कर सकते हैं, रुको मैं एक काम और करता हूं, थोड़ा सा हल्का सा सब्स्टिट्यूशन भी ले लेते हैं, दोनों एक साथ चला लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखो एक मिनट, अज्यूम माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2RT एज पी, वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है इतनी बात। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान सुनना, क्या करता हूं, डिफरेंशिएट, ठीक है इतनी बात। p इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, v, तो dp बाई dv कर रहा हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। dp बाई dv विल बी इक्वल टू माइनस 2mv अपॉन 2RT इंटू, ये आ गया कि नहीं आ गया, 2 से 2 कट गया, अब करा दिया तुमने तो अब करके रहूंगा, ठीक है छोड़ दो। dp इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू माइनस m अपॉन RT इंटू वॉट, v इंटू dv, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है इतनी बात, वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है इतनी बात। चलो अब देखो dv की वैल्यू डाल दो यहां पर, ठीक है, छोटा कर लो थोड़ा सा, इसे आसान सा हो गया। v एवरेज इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 इंटीग्रेशन। बेटा v स्क्वायर की वैल्यू देखना जरा कितनी रख सकते हो, v स्क्वायर के लिख सकते हो p इंटू 2RT अपॉन m, माइनस साइन के साथ, है ना। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर कर लेना। क्या कांस्टेंट है, एक तो माइनस साइन कांस्टेंट है, हाँ या ना, और एक और चीज कांस्टेंट है 2RT अपॉन m, हाँ या ना, और v स्क्वायर की जगह क्या आ गया, p आ गया p। अब जरा देखो एक मिनट रुक जाओ, और e की पावर एम वी स्क्वायर बाय अपॉन r माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन RT इज व्हाट, p, तो क्या हो गया, e की पावर माइनस p, हो गया कि नहीं हो गया। और dv की वैल्यू देखो क्या रखोगे, RT वो भी बाहर आ जाएगा अपॉन m, ठीक है इतनी बात, और एक और माइनस आएगा बाहर, प्लस हो गया, और क्या आएगा अपॉन में dv, नहीं dp, ये आया कि नहीं आया, ये आया ना। सर आपने b क्यूब को b स्क्वायर कैसे लिखा, रुक जा बता देता हूं तुझे, एक मिनट रुक जा ना, पहले पूरी बात सुन ले। रुकेगा यार, v स्क्वायर की वैल्यू डाल दी अभी, ठीक है रुक जा एक मिनट, v स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, बचा क्या, v dv, कौन बचा, v dv की वैल्यू डाल रहा हूं, कितनी है v dv की वैल्यू जरा देखना, v dv की वैल्यू कितनी है, RT अपॉन m इंटू वट dp, और e की पावर माइनस p है या नहीं, पहले बताओ मुझे, यही तो लिख रहा था मैं, और क्या लिख रहा था, तो गधे हो सारे के सारे, ठीक है। अब इसको बाहर ले जाएं, है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, देखो क्या आएगा, अच्छा e की पावर p आएगा, क्योंकि मैंने माइनस ले रखा ना, ठीक है।
ये आ गया 2RT/m का होल स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात, ये भी गायब हो गया यहां से, हो गया। और अब e की पावर प्लस p, और ये आ गया, ये खत्म। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये आसान है इंटीग्रेट करना, हाँ या ना? अब जरा देखो, यहां भी कुछ चीजें गायब हो जाएंगी, बाद में कर लेना या अभी कर लो चाहे। देखो जरा, t की पावर क्या है 2, और नीचे कितना है t की पावर 3/2, तो कितना हो गया, t की पावर हाफ हो गया ऊपर। ठीक है, तो देखो v, बेटा बातें नहीं, अब रुक जाओ जरा, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन एरर मत करो। 4 पाई, ठीक है, इतनी बात। और यहां पर क्या आ गया, t की पावर हाफ, कर सकता हूं ऐसा, ठीक है, इतनी बात। यहां पर r की पावर क्या है 2 है, और यहां r की पावर 3/2, तो r की पावर भी हाफ हो गया ऊपर। तुमने फंसा दिया फालतू में। यहां m की पावर 3/2 है, और नीचे क्या है 4 है, तो नीचे m की पावर भी क्या हो गया 1/2। धीरे धीरे वही बन रहा है, रुक जाए एक मिनट। यहां नीचे क्या है, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और √2 बचेगा। अरे 2√2 ही तो है, ये 2√2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा, हाँ या ना? और नीचे क्या आ जाएगा √2। ऐसा कुछ है या नहीं है? पहले देख लो, बाहर मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ, पाई की कहानी और है, पाई की पावर 3/2 और ऊपर क्या 1, तो 1 - 3/2 कितना होगा, नीचे आ जाएगा हाफ, पाई का √, हाँ या ना? तो एक काम करो, इतना बुरा क्यों लिख रहे हो, चलो सारा का सारा खत्म करो। हाँ हाँ, सब कौन सा 2 रह गया, ये वाला रह गया ना, कोई बात नहीं, इसको भी लिख रहा हूँ, परेशान ना हो। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/√2 है नीचे, हाँ या ना? पहले बाहर वाला 4/√2, तो 2√2 इज व्हाट, √8, सारा का सारा बन गया, देखो बाहर √8RT/πm, बाहर ये बन गया कि नहीं बन गया? अबे बाहर तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ अंदर इंटीग्रेशन पे, ठीक है, इतनी बात। अब इंटीग्रेशन कितना, p e की पावर प्लस p इंटू वट dp। अरे ये है या नहीं है? अब सुनो यार, अब आइलेट रूल लगा दूं, लड़की सुन ले, अब तुमने जब करवाया तो करो भाई, भुगतो। अब आसानी से हो जाएगा, अब तो आसान है। ओए चुप, वो 1 आ जाएगा अपने आप, देखना भी। अब जरा देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज इटसेल्फ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो क्या आ गया e की पावर p आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, p का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विल बी व्हाट e की पावर p, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन लोगे तो सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या आ गया जरा देखो, e की पावर क्या आ गया p आ गया कि नहीं आ गया। अब हम p की वैल्यू डाल देते हैं, और उसमें क्या डाल देंगे, लिमिट फ्रॉम 0 टू व्हाट, इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो जरा, या एक काम करो, रुक जाओ, रुको, p की लिमिट वैसे ही इन्फिनिटी है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो डालने दो। देखो एक मिनट, ये आ गया। अब जरा देखो, p आप कॉमन ले लो, या e की पावर p कॉमन ले लो, अब इसमें p की वैल्यू डालो भाई, ठीक है, इतनी बात, फिर लिमिट डालो। अब डालो p की वैल्यू, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने थोड़ी कहा था तुम कराओ मुझसे। रुक जा, मैं सॉल्व तो कर दूं, फिर मैं छोटा कर दूंगा, क्यों परेशान है। अब देखो एक मिनट, अब देखो यार, p की वैल्यू कितनी है, दिस है ना, तो m v² बाय माइनस, कर रहा हूं, परेशान ना हो, ठीक है, इतनी बात। और e की पावर लिमिट लगानी पड़ेगी भाई,
और सब लिमिट लगानी। 0 टू व्हाट, इन्फिनिटी। अभी एक समस्या और आने वाली है। अब आप एक काम करो, एक बार इन्फिनिटी डाल दो। इन्फिनिटी डालोगे तो दिस वुड बी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, और ये अपॉन इन्फिनिटी, एक ये आया, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और 0 डालोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कितना, +1, ये आएगा। और ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी सॉल्व करने पे क्या आएगा, नहीं यार कुछ गलत हो गया, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती करी है। एक मिनट रुक जा, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि ये चीज कट के क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी पूरी की पूरी, क्योंकि हमारा बाकी सब बन चुका है। रुक जा रुक जा रुक जा, ये 1 नहीं आ रही है, अपनी इंटीग्रेशन रुक जाओ, मुझे इंटीग्रेशन देखने दो एक बार, रुक जाओ। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज दिस। यार सही तो करा है, हाँ उसी को हाईलाइट कहते हैं इंटीग्रेशन में, चेन रूल डेरिवेटिव में कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब उस तूने पढ़ा हो ना चेन रूल इंटीग्रेशन वाला, वही तो है ये भी, उसमें भी तो करते थे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये तो यही आ रहा है। एक काम करो, रुको 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 बे, अगर v को 0 डालें तो p 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही लिमिट डालते हैं। तो v को 0 डालें तो p क्या आ रहा है, 0, और v को इन्फिनिटी डालें तो p क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। चलो माइनस इन्फिनिटी लिख लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम क्या करें, माइनस इन्फिनिटी डालते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि अपॉन इन्फिनिटी, और यहां पर क्या आया 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, इसकी जरूरत नहीं है, माइनस 0 डालते हैं 0, ये 0 आ जाएगा भाई, फिर आता होगा 0, ये ऐसा भी तो हो सकता है 0 आ जाए, हाँ या ना भाई, फाइनाइट वैल्यू आनी है, वो 0 भी आ सकती है, कोई इशू नहीं इसमें, करके दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, ओए चुप, बता प्रूव कर देता हूं, परेशान ना हो, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स करनी है और क्या करना है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ मत कर भी नोट। अब देखो एक मिनट कर देते हैं भाई, क्या लिखा हमने, ओए चुप, या तो साला करवाया मत करो ऐसा काम, अब करवा रहे हो तो सुन लो। 0 से इन्फिनिटी, सेकंड टर्म तो क्या आई थी, 1 आई थी, है ना, सेकंड टर्म क्या आ गई थी, 1, मतलब अगर मैं p को 0 डालूं, तो ये 0 हो गया, और ये क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, तो -1 आ गया, माइनस माइनस क्या प्लस, सेकंड वाला, ठीक है, तो ये 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, 0। तो फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, अगर 0 आती है तो हमारा रिजल्ट क्या है, सही है, चलो कर लेते हैं। तू मुंह बंद रख ना, तू मुंह बंद रख, रुक जा, अब तुझे लिमिट आनी चाहिए। अब क्या डाल, p को क्या डालो, माइनस इन्फिनिटी, v इन्फिनिटी है तो p इज ऑल्सो व्हाट, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर p को मैं माइनस इन्फिनिटी डालूं तो माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि अपॉन इन्फिनिटी, और ये तो 0, यानी कि क्या बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो इसके लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है, इतनी बात। अब लिमिट जब आप लगाओगे तो फिर v में डाल देते हैं, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा यार, 1 मिनट बस, थोड़ा सा समय लगेगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। इसको क्या लिख सकते हैं, दिखाई देते हैं करके, फिर छोटा हो जाए यार। सर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को 0 लिख सकते हैं,
प्रूव करना पड़ेगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैन बी 10 ऑल्सो, 15 ऑल्सो, कुछ भी, तो उसको प्रूव करो कि 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो मेरी बात क्या है, सही है, और आ रहा है 0। देखो एक मिनट, मैंने इसको क्या लिखा, इसको बाहर लिया, 1 माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2RT, अंदर ये बच रहा है, हाँ या ना, और अपॉन क्या बन रहा है, e की पावर m v स्क्वायर अपॉन 2RT। अब लिमिट वाला चैप्टर तुम लोगों ने अभी तक नहीं करा है ना, यही बन गया कि नहीं बन गया? और अभी मैंने इसको कॉमन लिया और नीचे कर दिया। अब रुक जा एक मिनट, अब दो तरीके हैं भाई, या तो मैं इसका क्या कर दूं, एक्सपेंशन सीरीज का, एक्सपोनेंशियल सीरीज, मैथ्स वालों सीरीज नहीं पढ़ी अभी तक, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इस टाइप की सीरीज नहीं आती है कि ई की लॉग अलग अलग होती है, बट लॉग की अलग, हाँ उसी टाइप की होती है, अलग होती है, साइन की भी होती है, साइन की होती है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, मतलब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, वो भी होती है। एक तरीका ये है। अब एक मिनट सुन, अगर मैं इसको डालता हूं तो पक्का पता क्या बन रहा है, पहली टर्म, हायर पावर को इग्नोर करेंगे, पहली टर्म क्या बन रही है, रुको, दूसरा तरीका, एक और तरीका, ओए चुप, तो साला किसने कहा था फिर डिराइव करवाओ, ठीक है पूरा देखो, रुक जाओ, अब कर लो फिर। दूसरा तरीका होता है, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्मेट बन रहा है तो आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, फिर लिमिट डालो। तो डाल देते हैं, जरा देखो कितना आया, m अपॉन 2RT, ये तो फिक्स है, इसको कोई फर्क नहीं पड़े, तो कांस्टेंट है, 2v, बेटा बातें नहीं, अपॉन इसका e की पावर में तो यही आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, और यहां कितना 2v, और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे कट जाएगा पूरा, 1 अपॉन दिस बन गया। अब v को इन्फिनिटी डालो, जरा देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई इसका डेरिवेटिव सीरियसली ले लिया करो चीजों को, अगर मैं फालतू मेहनत कर रहा हूं फिर तो मैं बेवकूफ हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया, 2vm अपॉन 2RT, देखो जरा ऊपर से कट गया कि नहीं कट गया, 1 अपॉन दिस बन गया। अब v को इन्फिनिटी डालो, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0, आ गया अपने आप अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। अब ये करना तो पड़ेगा, ये जो डेरिवेशन है तो करो भाई, नहीं तो नहीं करना मत करो, ठीक है, फिजिक्स में तो है नहीं इतना। हो गया, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा अपने आपके पास, कहां से स्टार्ट किया था हमने, ये करा था, तो ये सारा कट कुटा करके क्या आ गया, इसमें जब लिमिट डाल देंगे कहां गया, इसमें लिमिट डाल दो आप, कहां से, 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, v एवरेज कम्स आउट टू बी व्हाट, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m, आ गया भाई। और इसी को आप क्या लिख सकते हो फिर, अंडर रूट 8 kBT अपॉन स्मॉल m लिख सकते हो, और इसी को आप फिर लिख सकते हो अंडर रूट, अच्छा पाई छूट गया, 8p अपॉन पाई रो लिख सकते हो या नहीं, तो डेराइव भी हो गया आपके पास है। अब इसी तरीके, ये था लड़की, शुरू तो यहां से किया था हमने, ये बना 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 और ऐसे बना करके कर दिया, अब करना डेराइव नहीं तो तू एक काम कर, तो यहां के बाद ना, इसके बाद सीधे ये लिख ले, ज्यादा बेटर है, मर जाएगी वरना। मेरे को तो शुरू ही वहां से करना है, P, E, मैंने डिराइव करा दिया, अब आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब बाकी सब यहाँ के बाद सारा क्या था, मैथमेटिक्स था, मुझे इससे मतलब नहीं है, कराने को तो सारे करवा ले, मैं ऐसे ही कर दूंगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि डेरिवेशन बड़ी है, ठीक है। एक करा देख ले, 10 मिनट खराब कर दिया हमने, आंसर वही आना था। अब अगले वाले में यहाँ पर आ जाएगा v के पावर 5 इंटू दिस, तब क्या करोगे, नहीं v की पावर 4 इंटू दिस, हो गया भाई। मतलब एक्चुअल में हमें लिमिट भी आनी चाहिए, इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए, सब आएगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज आप डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि फंक्शन बड़ा अजीबोगरीब है और मैथ्स में भी नहीं आते ऐसे फालतू सवाल। हो गया, अब देख लड़की, इतना ही लिखना है तूने, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, तू मत लिख बस, सारा लिख के क्या करोगे तुम भी, डिराइव तो तभी कर पाओगे अगले साल आईलेट पढ़ लोगे।
सर आपको पहले डिफाइन कोई जरूरत नहीं तुम्हें करने की, हो गया है। अब देखो भाई, अब बातें नहीं, अब आ जाते हैं आरएमएस वाले पे, खत्म करें जल्दी से। अब देखो वीआरएमएस क्या होता है, ध्यान से देखना, जो आपने पढ़ा है पहले उसको देख लो। लिखो आरएमएस स्पीड, ऐसे ही पढ़ा आपने, हाँ या ना। अब इसमें क्या थे, डीएन मॉलिक्यूल्स थे जिनकी स्पीड क्या थी, वी, डीएन डैश जिनकी वी डैश। तो क्या करूंगा, वी स्क्वायर इंटू डीएन प्लस वी डैश स्क्वायर इंटू डीएन डैश प्लस वी डबल डैश स्क्वायर इंटू डीएन डबल डैश, उन सबका क्या सम अपॉन क्या एन, यही करूंगा। तो क्या हो गया, वी आर एम एस सिंपली बिकम्स इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट समेशन वी स्क्वायर डीएन अपॉन व्हाट एन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही बनेगा कि नहीं बनेगा। वहां क्या था, वी डीएन का समीशन था, यहां किसका, वी स्क्वायर डीएन का। पक्का ठीक है। अब आपको पता है 1 अपॉन एन डीएन बाई डीवी इज व्हाट, एफ वी, यस और नो। तो बेटा डीएन क्या हो गया, एन एफ वी डीवी, हो गया कि नहीं हो गया। चलो पहले इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो फॉर्मूले को। क्या हो गया है, अंडर रूट इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डीएन, ये बन गया कि नहीं बन गया, अपॉन व्हाट एन, समीशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंटीग्रेशन फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अरे क्लियर है। अब हम डीएन की वैल्यू डाल दें डीएन की वैल्यू, तो वी आर एम एस क्या आ गया आपके पास। अब चाहो तो इसको भी इंटीग्रेट करवा लो, हाँ मर जाओ। देखो वी स्क्वायर है, ठीक है, इतनी बात, डीएन आया वी स्क्वायर एन एफ वी डीवी का इंटीग्रेशन अपॉन व्हाट एन, एन से एन कट गया, वी की लिमिट कहां से, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो क्या आ गया, वी आर एम एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट इंटीग्रेशन वी स्क्वायर एफ वी डी वी 0 टू इन्फिनिटी अपॉन तो हटी गया, ठीक है, इतनी बात। ये बन गया कि नहीं बन गया। अब कर लो इंटीग्रेट, पिछले में तो वी एफ वी डी वी इंटीग्रेट करने में परेशानी हो रही थी, अब साला वी स्क्वायर एफ वी डी वी है, ठीक है, इतनी बात। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कर लोगे आप लोग, ठीक है, जिसको आइलेट आएगा बाद में कर लेगा, अभी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतनी बात। अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 kBt अपॉन एम, बातें नहीं, या अंडर रूट 3 RT बाय एम, ये आ गया भाई। तो ये दूसरी स्पीड हो गई डिराइव। भाई मैंने इतना लिख दिया ना, यही, अब इसके बाद मैथ्स है, ठीक है, फिजिक्स का काम यहाँ खत्म हो गया था। अब चाहोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मत, ना चाहो तो ज्यादा अच्छा है, हम फिर 15 मिनट इंटीग्रेट करेंगे। अब लिखो जरा मोस्ट प्रोबेबल। अब मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, जिस स्पीड की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, मतलब एफ वी क्या हो, मैक्सिमम हो, एफ वी मैक्सिमम हो, यानी कि डी एफ वी बाई डी वी इज इक्वल टू व्हाट, 0, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो स्पीड विद विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, मोस्ट प्रोबेबल लिखो। ये नोट कर लिया सबने, अरे ये नोट कर लिया, जल्दी कर लो क्योंकि तुमने 10 मिनट खराब करवाए। स्पीड विद विच maximum number of molecules are in motion is most probable speed, is most probable speed। अब जरा देखो एक मिनट, यानी कि एफ वी शुड बी मैक्सिमम, अरे यस और नो, एफ वी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डी एफ वी अपॉन डी वी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अरे हाँ या ना, ग्राफ भी देखो ना यार, ये जो ग्राफ बना था आपका, ये कुछ ऐसा था कि नहीं था। तो ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही है, और यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाओ तो डी एफ वी अपॉन वी क्या आ रहा है, 0, टेंजेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बन रही है कहानी। अब जरा देखो एक मिनट, तो कर देते हैं इसे डिराइव चाहे एफ वी किस, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें थोड़ा आसान लगता है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी आसान होता है, साला आइलेट लग गया नया वाला, ठीक है। क्या है, 4 पाई वी स्क्वायर
m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, ऐसा ही कुछ है। हमें इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है। 4 पाई और ये कांस्टेंट है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, बाहर आ जाएगा। तो डी एफ वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अब जरा देखना, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। वो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल भी चेन रूल ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है ना। अब क्या हो गया, जरा देखो, 1 मिनट कर देते हैं इसे। फर्स्ट फंक्शन वी स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कितना, ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2v, है ना, 2v आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v क्यूब, हाँ या ना, और 2m अपॉन 2 आर टी, और ये आएगा कि नहीं आएगा, प्लस अब ये एज इट इज e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, और किसका, v स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2v। ये आ गया कि नहीं आ गया, निकम्मो, ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये इसके नीचे गया 0, और e की पावर ये भी आया, ये बवाल भी इसके नीचे गया, क्या हो गया, 0। बचा क्या हमारे पास, जरा देखो, 2 से 2 कट गया, हाँ या ना, रुक जाओ, कितना आ गया, माइनस वी क्यूब m अपॉन आर टी प्लस 2v इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो खत्म ही हो गया, अरे यही दिख रहा है भाई। तो कितना हो गया, जरा देखो, ये v स्क्वायर हो गया, जरा देखना v किसके बराबर आ गया, ये कौन सी स्पीड है। अब ये आसान था डिराइव करना, क्यों आसान था, क्योंकि डिफरेंशिएशन था। हो गया भाई, अरे क्लियर है बवाल। तो ये हमारा कौन सा डिराइव हो गया, मोस्ट प्रोबेबल। अब इन स्पीड्स को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, इतनी बात। मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम फिजिक्स के साथ ये है कि मैथ्स नहीं आता लोगों को, बस, और कुछ नहीं। और जिसको मैथ्स नहीं आएगा फिजिक्स कभी समझ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। या तो चालाक बनो, अपना काम निकालना सीखो, वहां तक समझ लो, उसके बाद बोलो कि अब दिमाग ब्लॉक कर दो, मैथ्स आती नहीं तो ब्लॉक वहां पर। वो मेडिकल वालों के लिए चल सकता है, चलो नॉन मेडिकल के लिए चल ही नहीं सकता है, उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ बोल बोल, +2 का लिखा है, कहाँ लिखा है +2, 2v लिखा था, फिर v को काट दिया मैंने, काटना पड़ेगा ना एक साइड से, 0 के नीचे ले जाकर के, पक्का। यस सर। हो गया भाई। अब देखो भाई, बढ़ जाएं। ये देखो भाई, ये मोस्ट प्रोबेबल है या नहीं है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं इसके। तो ये कौन सा हो गया, v मोस्ट प्रोबेबल, √2 RT बाय m। अच्छा, v एवरेज कितना है, √8 RT अपॉन पाई m। 8/पाई RT बाय m सब में है, 8/पाई 2 से बड़ा होता है, और 8/पाई 8 अपॉन 3.14 विल बी ग्रेटर देन व्हाट 2 बट लेस देन व्हाट 3। तो ये थोड़ा सा आगे आ गया इससे। ये हमारे पास कौन आ गया, v एवरेज, और इससे भी बड़ा कौन होता है, VRMS, वो √3 RT बाय m है, हाँ या ना। तो एक चीज और है, मुझे ये पूछना चाहिए था कि RMS वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं या एवरेज वाले ज्यादा होते हैं, एवरेज वाले ज्यादा हैं, वो ऐसे पूछेगा, ठीक है। आप तो मोस्ट प्रोबेबल ही लेके गाते रहोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग RMS स्पीड। क्लियर इतनी बात, हो गया। मतलब क्या हो गया,
वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल, हाँ या ना? और एन आर एम एस इज लेस देन एन एवरेज इज लेस देन एन मोस्ट प्रोबेबल। पक्का? क्लियर है भाई? Yes, sir. बढ़े आगे। अब थोड़ी सी और चीज एनालाइज कर लेते हैं इसी में। मिटाऊं से? बढ़ जाए। लिखो, गिवन सैंपल ऑफ गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। हाँ, क्वेश्चन मतलब थ्योरी मान ले या क्वेश्चन मान ले भाई, कुछ भी मान ले। गिवन सैंपल ऑफ गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया। एक ग्राफ ये हरे रंग से बना दिया, ये एट 3, नहीं ऐसा मत लिखो। गिवन सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T नॉट, एट टेम्परेचर T नॉट, ठीक है। कौन से कलर से दे दिया मैंने? ग्रीन वाले से। इसका टेम्परेचर कितना है? T नॉट, ठीक है। अब लिखो, नाउ सेम सैंपल ऑफ गैस इज एट टेम्परेचर T1 एंड T2। वही सैंपल है गैस का, कितने टेम्परेचर पे? T1 और T2 पे। मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं अलग अलग रंग से। नहीं, नाउ सेम सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T1 and T2. T1 एट टेम्परेचर T1 नॉट T2, ठीक है। अब इनमें से लाल वाला सही है या पिंक वाला सही है? हाँ, एक चीज और दे रखी है, रुको एक और रुक जा। अभी कैसे पता तुझे लाल वाला सही? T1 इज ग्रेटर देन T नॉट, ये दे रखा है। T1 बड़े. हाँ, T1 बड़ा है। मैंने क्या कहा? सेम सैंपल ऑफ गैस इज नाउ एट टेम्परेचर T1। रुक जा एक मिनट। नाउ सेम सैंपल ऑफ गैस इज एट टेम्परेचर T1 एंड T1 ग्रेटर देन व्हाट? T नॉट। तो लाल वाला ग्राफ सही है या पिंक वाला सही है? लाल वाला कितने लोग सही कह रहे हैं? और पिंक वाला कितने लोग सही कह रहे हैं? पिंक वाला बिल्कुल गलत है भाई साहब। अब बता रहा हूं क्यों, देखो एक मिनट। एक बात बता, जितना एरिया हरे वाले के नीचे होगा उतना ही एरिया पिंक और लाल के भी नीचे होना चाहिए। नहीं कि अब मैं आदमी देख जरा, पिंक वाले के नीचे एरिया तो बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे भाई, ग्रीन वाला एरिया ये रहा और पिंक वाले का एरिया देखो बड़ा दिख रहा है। और यहां देख, लाल वाले में आगे मैंने जो पीक था वो छोटा कर दिया। पीक क्या कर दिया? छोटा। मतलब इधर वाला एरिया क्या हो गया? कम। लेकिन इधर लाल वाले को हरे वाले से क्या रखा? ऊपर। तो जितना कम उधर हुआ उधर क्या कर गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और इसमें क्या हो गया? दोनों साइड ही बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो पिंक वाला क्या हो गया? गलत। और लाल वाला क्या हो गया? करेक्ट। लिखो, सिंस एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी सेम। और टेम्परेचर बढ़ने पे, सुनो भाई, टेम्परेचर बढ़ने पे प्रोबेबिलिटी क्या करती है? घटती है। एफ वी की वैल्यू क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ने पे घटती है, ठीक है। इतनी बात आप फॉर्मूले में देख लो, 4 पाई वी स्क्वायर क्या था फिर अंदर? m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन R2 RT। टेम्परेचर बढ़ने पे जो भी एफ वी है वो क्या करेगा? हमेशा घटेगा। क्लियर इतनी बात? तो लाल वाला ग्राफ क्या सही है? बिकॉज एरिया अंडर द कर्व मस्ट रिमेन व्हाट? सेम। अरे क्लियर है भाई? चलो अब गौरंगी से पूछेंगे, ठीक है। बढ़ जाए। बना लिया था ना ये बना ले भाई। सिंस एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी सेम, रीजन ये है ना इसका। अब अगली कहानी देखो। लिखो, एट टेम्परेचर T नॉट, एट टेम्परेचर T नॉट
वी हैव n moles of O2 and n moles of H2, ठीक है, T नॉट n moles O2 के n moles H2 के। जब भी मोल लिखते हैं तो छोटा n लिखते हैं, बड़ा n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, n moles of H2 and n moles of O2। मैं ग्राफ बना रहा हूं, तू ही बताइए, ठीक है। टेम्परेचर सेम है और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, ठीक है। इनमें से हरा वाला किसका है, H2 का या O2 का, ठीक है, इतनी बात। और लाल वाला किसका है, H2 या O2 का, ये बताना है। ये केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स वाला सवाल नहीं है, ठीक है। फिजिक्स वाला पिछला सवाल था, ये केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। करवाया हुआ है तुम्हें, मुझे पता है, मैंने देखा है कॉपी में। लड़की लाल वाला O2 है और हरा वाला H2 है, कैसे पता चला? और आप बेवकूफ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चेक कर ले, सिंपल सी कहानी है यार। V मोस्ट प्रोबेबल इज व्हाट, M के इनवर्सली अंडर रूट M है, तो M किसका बड़ा है, O2 का। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, छोटी। तो जरा देखो ये किसकी मोस्ट प्रोबेबल हो गई, ये मोस्ट प्रोबेबल आ गया किसका, O2 का, और ये मोस्ट प्रोबेबल आ गया किसका, यही होगा कि नहीं होगा। तो हरा वाला कौन हो गया, हाइड्रोजन गैस, और लाल वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन गैस। क्लियर भाई, हो गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे, सेम। इसीलिए देखो मैंने आगे चल के ना लाल वाले के ऊपर बनाया हरे वाले को, ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एरिया भी क्या रख सकूं, सेम रख सकूं। तो ये हमारी सारी स्पीड्स हो गई, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखो, for an ideal gas हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी आपने, हाफ मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू VRMS का स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक चीज और पढ़ी आपने, Vx स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर इज इक्वल टू VZ स्क्वायर इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर बाई 3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? हाँ या ना? अब अगर मैं VRMS की वैल्यू डाल दूं √3 kBT अपॉन m, ठीक है, इतनी बात, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 kB इंटू T। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? हमने क्या लिखा, कुछ लिखा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर आइडियल गैस ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसिडर्ड। एक चीज और ध्यान में रखो, अभी हम सिर्फ कौन सा मोशन देख रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसिडर्ड। ये आ गया अपने पास कि नहीं? अब आप एक बात बताओ यार, अगर मैं ऐसा कहता कि ये जो 3/2 kBT है, ठीक है, इतनी बात, अगर मैं सिर्फ Vy और Vz को इग्नोर करूं, मैं सिर्फ Vx की वजह से काइनेटिक एनर्जी देखूं, तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ m इंटू VRMS स्क्वायर बाई 3। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तीनों बराबर हैं या नहीं है? हाँ या ना? तो मतलब इसका 1/3 है या नहीं है, और इसी का 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, जरा बताना। 1/2 kBT आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? देख लो यार, अरे भाई ये क्या है,
हाफ VRMS स्क्वायर m इंटू VRMS स्क्वायर इज व्हाट 3/2 kBT, ठीक है इतनी बात। तो 3 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, हाफ kBT आ जाएगा कि नहीं। मतलब तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। हम क्या मानते हैं KTG में कि भाई जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशंस हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है, अभी मैंने रोटेशन वर्ड यूज ही नहीं करा, मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेशन, ठीक है इतनी बात। तो जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अब उसमें आगे चल के रोटेशन भी आ जाएगा, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन है उन हर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग बराबर बराबर एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। और एक डायरेक्शन के अलोंग कितनी होती है, हाफ kBT। क्लियर इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, law of equipartition energy states that in every independent possible direction of motion, हालांकि हो रहा हो ना हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन in every possible, नहीं क्या बोला मैंने, independent possible direction of motion, kinetic energy is equally distributed। और हमने प्रूव कर लिया कि ट्रांसलेशन के लिए तीन ही पॉसिबल हैं, 3D स्पेस में होता है, तीन ही पॉसिबल, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना आ रहा है, हाफ kBT, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या लिखा लास्ट लाइन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन इट इज हाफ kBT, and in one particular direction of motion it is half kBT। क्लियर है भाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी हो गई, हाफ kBT हो गई, ठीक। अब कल बात करेंगे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है इतनी बात। और कल ये निपट जाएगा भाई आपका, नहीं निपटेगा, मीन फ्री पाथ है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कई सारी चीजें डिराइव करानी है, ठीक है।